हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपोर्टेंट वीडियो जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट लेसन नंबर 6 था क्या, भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में हमने काफी सारे टॉपिक्स देख लिए। आज के वीडियो में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि कौन कौन चीजें हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ में हमारी हेल्प करती हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा में देखेंगे क्या कि मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसे कौन कौन से मॉडल्स हैं जो हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इंप्लीमेंटेशन, इसे हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगाई इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये 3 जो है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का। तो चलो देखते हैं करके। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कौन कौन से एलिमेंट कंपलसरी थे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है, स्किल डेवलपमेंट। भाई हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है। अब देखो ग्रोथ का मतलब सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम बात करें इकोनॉमिकली ग्रोथ की। तो इकोनॉमी जो है हमारी ग्रो कब करेगी, जब हमारे इंडिविजुअल्स पीपल ग्रो करेंगे, है ना। यानी कि हमारा जो भी हमारा यूथ है या फिर जो भी हमारी कंट्री में लोग हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, तभी मैं बोलूंगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप करी है। क्योंकि जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वेल डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की इकोनॉमी है, चाहे वहाँ के लोग हैं, तो उन सबका योगदान है उनकी इकोनॉमी की तरफ। वो सबके सब जो है वो स्किलफुली अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अब स्किलफुली काम कब परफॉर्म करेंगे, जब उनके पास स्किल्स होगी। तो स्किल्स डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। अगर लोगों के पास स्किल्स ही नहीं होंगी तो क्या वो स्किल के बिना क्या इकोनॉमी के अंदर काम कर पाएंगे, क्या ग्रोथ दिला पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब भाई देखो कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर। तो स्किल डेवलपमेंट क्या क्या आता है, वर्किंग पॉपुलेशन नीड्स वोकेशनल ट्रेनिंग। वर्किंग पॉपुलेशन को क्या चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए एंड एजुकेशन। उन्हें क्या चाहिए, एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब पता है क्या होता है कि इंडस्ट्रीज की नॉलेज होनी चाहिए उनके पास, इंडस्ट्रीज में काम कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्किल जरूरी है वो इंपॉर्टेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल स्किल में यहाँ पे कह सकता हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट बनता है। दूसरा एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास प्रॉपर तरीके से टू इनहेंस देयर स्किल एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जिनसे उनकी स्किल्स भी डेवलप होंगी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, राइज करेगी। इंडिया फेसेस अ डुअल चैलेंज इन दिस एरिया। लेकिन दिक्कत क्या है, इंडिया के पास जो है यहाँ पे दो तरफा प्रॉब्लम आती है। पहला क्या, एक तो स्किल्स की कमी है लोगों के पास, तो इंडिया को यहाँ पे काम किसके पे करना पड़ेगा, एक तो पैसा खर्च करना पड़ेगा लोगों को स्किल प्रोवाइड करने में। दूसरी प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो वेल स्किल्ड पर्संस हैं, उन जो यूथ है, जो जिनके पास प्रॉपर स्किल है, जो प्रॉपर ग्रेजुएट्स हैं, प्रॉपर एजुकेशन है, उनको जॉब भी नहीं मिल रही। यानी कि दो दिक्कतें हैं, कुछ लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है, उनको स्किल प्रोवाइड करनी है, जिनके पास स्किल है उनके पास जॉब नहीं है। तो कहीं ना कहीं दो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। तो इंडिया फेसेस डुअल चैलेंज इन दिस एरिया, अ शॉर्टेज ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर। एक तो शॉर्टेज है किसकी, हाईली स्किल्ड वर्कर्स की, एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेन्ड बट अनएम्प्लॉयड यूथ। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि सिग्निफिकेंट नंबर है किसका, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेन्ड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि ट्रेंड है फिर भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स वगैरह कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है इंडिया के अंदर। और इसलिए जो है ना, लोग जो है वो तरस नहीं कि जो मर्जी नौकरी मिल जाए, चाहे थोड़ा बहुत ही पैसा आ जाए, कम से कम पैसा आएगा तो लोग वो जॉब कर रहे हैं मजबूरी में, ठीक है। तो ये कब तक पढ़ाई करेंगे, किस उम्र तक वो काम के लिए जो है तरसते रहेंगे। तो लोग को जो मिल रहा है वो काम कर रहे हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आता है, दूसरा 2019 यूनिसेफ रिपोर्ट। अब यूनिसेफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप लिखोगे, है ना, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी फुल फॉर्म बताना, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। तो 2019 में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी थी। क्या रिपोर्ट थी, स्टेट्स दैट एटलीस्ट 47% ऑफ इंडियन यूथ, कितना 47% कितना होता है, आधा, ऑलमोस्ट आधा जो यूथ है इंडिया का, आर नॉट ऑन ट्रैक टू एक्वायर द एजुकेशन, वो एजुकेशन लेने को प्रेफरेंस नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे वो समझते हैं। एंड स्किल्स नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय 2030, यानी कि 2030 तक इंडिया के जो आधे यूथ है वो ना तो स्किल सीखने फोकस करेंगे ना एजुकेशन फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बेस पे भी उन्हें जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है हमारी इकोनॉमी। तो ये काफी बड़ी दिक्कत है। इसकी कोई प्रॉब्लम, देखो मैं मानता हूं कि चलो स्किल डेवलपमेंट एक अलग इशू है, एक इशू ये भी है कि जो है ना हमारे जो इंडिया है उसमें पॉपुलेशन प्रेशर ही बहुत ज्यादा है। अब जितनी पॉपुलेशन है इतनी जॉब क्रिएशन भी क्या है, काफी मुश्किल है।
है ना। तो जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर रहेगा तो एक ये प्रॉब्लम बनेगा। दूसरा जो दिक्कत का एक तो आता है पॉइंट हमारे पास यहाँ पे स्किल की तो बात मैंने यहाँ पे करी ली, ठीक है। तो जो अब बाकी यूथ है वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार हमने इतनी एजुकेशन ली हमें फिर भी जॉब नहीं मिल रही, इतनी स्किल्स हमने यहाँ पे सीख के फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि जॉब ना मिलने का एक सबसे बड़ा प्रेशर क्या है यहाँ पे, वो है पॉपुलेशन प्रेशर। दूसरा एक और पॉइंट आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो क्या कि जो एआई है या फिर जो डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोगों की जॉब को छीन रहा है ना। यानी कि अब सिंपल सी बात है, चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो रही हैं, ठीक है। लोग जो हैं अब जो एआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एआई मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है अपने काम को ऑटोमेशन पे डाल रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है काम। और जब काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे तो एक लॉजिक वाली बात है, लोग जॉब पे लोग क्यों रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं, मशीनें आती जा रही हैं, इक्विपमेंट आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम चल रहा है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जॉब की और कमी होने वाली है फ्यूचर में, जिसकी वजह से जो यूथ है वो इन चीज़ों को छोड़ेगा। तो ये एक रिपोर्ट है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसी अकॉर्डिंग पॉपुलेशन प्रेशर रहा तो भाई सही बात है, ये चीज़ें तो होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट आता है, ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर हमें ग्रोथ का हिस्सा बने रहना है तो हमें भाई एक सिंपल सी बात है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस तो करना होगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ये भी समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स एंश्योरिंग दैट वल्नरेबल ग्रुप्स हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये क्या इन्वॉल्व करता है कि भाई जो भी ग्रुप्स हैं उनके पास क्या हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो अफोर्डेबल कॉस्ट पे। यानी कि एक सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल सर्विस चाहिए होता है ना सबको। अब कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल है, सबको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और फाइनेंस जो है वो सही कीमत पे मौजूद हो, अफोर्डेबल कॉस्ट पे मौजूद है। पर फाइनेंस अफोर्डेबल कॉस्ट पे बिल्कुल भाई, जब हम किसी से फाइनेंस यानी कि उधार लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है। अब वो चाहे बैंक हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, फ्री में कोई पैसा नहीं देगा, तो ब्याज देगा। अब वो ब्याज जितना कम होगा ना इकोनॉमी में, उतना ही अच्छा, उतना ही लोग प्रेफर करेंगे लोन लेना, या फिर लोन लेके अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करना, अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना, अपनी फर्म के ऊपर काम करना। तो उस चीज के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स एंश्योरिंग अ वल्नरेबल ग्रुप हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल कॉस्ट पे फाइनेंस का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इट इज एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ये एसेंशियल है, ये जरूरी है कि ये जो पॉइंट है, मतलब इट इज एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इसके जरिए जो है हम जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। एज इट इंकरेजेस अ कल्चर ऑफ सेविंग। कहीं ना कहीं इंकरेज करता है किसका, कल्चर ऑफ सेविंग, कि लोग जो है वो पैसा सेव भी करेंगे। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, लोन में पैसा लेंगे तो लोग भाई इंकरेज होंगे सेव करने को लेके, विच इनिशिएट्स अ वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं वर्चुअस का मतलब क्या होता है ना, गुणी, टैलेंटेड, ये मतलब होता है वैसे अगर आप इंग्लिश में देखो तो वर्चुअस साइकिल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी साइकिल क्रिएट होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, और तीसरा पॉइंट क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो भाई अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी की अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंस है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम जो है ग्रोथ में लैक जरूर करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस किस एस्पेक्ट में वो समझते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स सच एज डिजिटल इंडिया मिशन, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन चलाया टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, ताकि लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हों, वो भी डिजिटल लिटरेसी मतलब क्या, उनके पास जो है वो डिजिटल चीजों की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एंड अनेबल द पॉपुलेशन टू लेवरेज टेक्नोलॉजी। और यही नहीं, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी हो फॉर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए टेक्नोलॉजी ऑफर्स सॉल्यूशन टू वेरियस चैलेंजेस। यही नहीं, जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट चैलेंजेस को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। अब किन किन चीजों को, जैसे पहला एग्रीकल्चर, भाई अब ये तो जरूरी है नहीं कि एग्रीकल्चर में हमें इक्विपमेंट नहीं चाहिए, हमें मशीनरी नहीं चाहिए, हमें प्लांट्स नहीं चाहिए उसमें भी। तो अगर उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो एग्रीकल्चर करना भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 1 मिनट वेट करना, काफी सारी 1 मिनट वेट करना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो एग्रीकल्चर काफी जरूरी है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट, वहां भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब तो एग्रीकल्चर की बात कर ली, मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हम तो जानते ही हैं कि भाई प्लांट्स और मशीनरी के बिना इंडस्ट्रीज नहीं रन की जा सकती। तो इंडस्ट्रीज के लिए तो प्लांट और मशीनरी कंपलसरी चाहिए। तो इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है कि हम जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे ध्यान दें। तीसरा एजुकेशन पे भी, आजकल आप देख रहे हो कि जो एजुकेशन है वो भी डिजिटलाइज हो गया है, तो वो भी जो है अब स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे स्टडीज हो रही हैं, ठीक है, स्कूल्स में भी जो है प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत जो है वो एजुकेशन की फील्ड में भी है, ताकि
बच्चों को थ्योरेटिकल स्टडीज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्टडीज पे भी ध्यान दिलवाया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल स्टडी के बेस पे जॉब तो मिल नहीं रही, जॉब कब मिलेगी जब उन्हें प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आएगा, तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या आता है, हेल्थ। हेल्थ के लिए भी जो है प्रॉपर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे प्लांट और इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है हेल्थ को लेके कि भाई प्रॉपर जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज हों, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेटर्स हों, प्रॉपर मशीनरीज हों, ताकि लोगों का इलाज जो है वो अच्छे तरीके से करवाया जा सके। तो हेल्थ की फील्ड में भी हमें जो है क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। इसके बाद जो फिफ्थ और आखिरी है वो है गवर्नेंस। तो भाई गवर्नेंस में भी जरूरी है, क्योंकि गवर्नेंस कब अच्छे तरीके से होगी, जब गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से सारे काम करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी वगैरह अच्छे तरीके से करेगी, तो गवर्नेंस भी क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट भी आता है हमारे पास। तो इस पॉइंट के लिए भी जो है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। हम सब जानते हैं जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का पार्ट बन चुकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं भाई अब जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट टॉप 3 इकोनॉमीज का पार्ट बन जाएगा वर्ल्ड के। तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, तो मेजर इकोनॉमीज, बट इट इज करेंटली फेसिंग अ स्लो डाउन ड्यू टू बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। लेकिन अभी भी ना बीच में जो है स्लो डाउन आया, ठीक है, इंडिया की इंडस्ट्रीज में, जहां पे हम लोगों ने बहुत से लगातार कुछ सेक्टर्स में जो है लॉसेस भी देखे और लगातार कुछ क्वार्टर में लॉसेस देखे हमने यहाँ पे, ठीक है। तो स्लो डाउन ड्यू टू बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, क्योंकि साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ रहे हैं। आप सबको पता है कि बिजनेस साइकिल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कभी बूम होता है, कभी रिसेशन होता है, तो उन सब दिक्कतों की वजह से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब क्या है, सोसाइटी की डेवलपमेंट। और वो कब होगी, जब जो भी हमारे छोटे मोटे तबके हैं, ठीक है, जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिन पे लोगों का फोकस नहीं है, जिनको हम बोलते हैं कि भाई ये माइनॉरिटीज हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज हैं, उन पे फोकस जब तक नहीं जाएगा हम नहीं कह सकते कि हम जो है सोशली डेवलप कर रहे हैं। तो सोशल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो वही पॉइंट क्या है, इट फोकसेस ऑन एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। तो इसमें फोकस करते हैं उन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के ऊपर जिन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है पॉपुलेशन के, इंक्लूडिंग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि वुमेन को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज हर तरह की मिलनी चाहिए। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, तो ये सब जो है, ठीक है, तो जिन ग्रुप ऑफ पीपल्स पे हम लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे या फिर इन्हें सोशली अलग मानते हैं, तो उन तबकों पे फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। तो हम बोलेंगे कि हम जो सोशली हैं, डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम जो है वो कहीं ना कहीं नए माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे हर एक पर्सन जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमारे पास आए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब समझते हैं मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है कि भाई फाइनेंस का जो पॉइंट आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, रागाराजन कमेटी एंड स्वाभिमान स्कीम, ये 2 स्कीम्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करूं यहाँ पे रागाराजन कमेटी की, तो यहाँ पे ये चीज हुई थी, ठीक है, रागाराजन कमेटी में, कि भाई फाइनेंशियल जो है ना वो सबके पास अवेलेबल हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे कोई इंडस्ट्रीज हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, ठीक है, सबके पास जो है फाइनेंस जो है वो चीप रेट पे अवेलेबल हो, ताकि उसे किसी भी तरीके से जो है ना डेवलप करने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। फाइनेंशियली उसके पास जो है वो हर एक चीज क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। तब इंडस्ट्री भी ग्रो करेंगे और लोग भी ग्रो होंगे, ठीक है, क्योंकि लोग भी जो है वो अपने आपको टाइम टाइम एजुकेशन दिलाते रहते हैं, अपस्किल करते रहते हैं, और इन सब कामों में पैसा लगता है, और जब तक पैसा नहीं लगाएंगे वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो पैसे की दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो वो एक पॉइंट यहाँ पे बनता है हमारा, ठीक है। अब स्वाभिमान स्कीम में ये था कि जो पैसा है वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। अब इजीली अवेलेबल कब होगा, जब लोगों के पास बैंक अकाउंट अवेलेबल होंगे। तो इस स्कीम के तहत ना 75,000 लोगों को का टारगेट था कि हम जो है इनके अकाउंट जो है खुलवाएंगे, मतलब इनके पास अपने अपने अकाउंट होने चाहिए जहां पे इजीली लोन ले पाए। और यही नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया था कि इसे बोलते हैं ना कि डिजिटल बैंकिंग सिस्टम,
यहाँ पे मतलब कि जो भी पर्सन हैं उन्हें बिना ब्रांच में जाए हर एक फैसिलिटी जो है घर बैठे अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे आजकल देखो आप, जब से चीजें डिजिटलाइज हुई हैं, हम लोग जो है वो कितना कम कहीं बाहर जाते हैं, बिल भरना हो फोन से भर लेते हैं, बैंकिंग सिस्टम सब फोन पे अवेलेबल है, सब जब ज्यादातर सब बैंक जो हैं वो क्या करते हैं, हमें नेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि जो पोस्ट ऑफिस है वो भी नेट बैंकिंग प्रोवाइड करे, तो किसी तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही इस लेवल पे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये पॉइंट आता है कि भाई ऐसी कमिटीज जो हमें फाइनेंस इजीली प्रोवाइड करती है। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे वो आता है इंक्लूसिव मार्केटिंग। अब ये इंक्लूसिव मार्केटिंग क्या है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा सुनो, इसे बाहर से उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि शाम का टाइम है और इवनिंग में आपको पता है कि थोड़ा सा क्राउड हो जाता है। तो इंक्लूसिव मार्केटिंग, अब इंक्लूसिव मार्केटिंग में क्या आता है, मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। जो मार्केट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्लूसिव ग्रोथ में, क्योंकि मार्केटिंग के बिना जो है चीजें नहीं चल पाएंगी। तो बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स, तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं। इंक्लूसिव मार्केटिंग इज नेसेसरी एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे मार्केटिंग बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग G2G, G2G क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस अगर हो रहा है तब भी जरूरी है। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना, वैसे बहुत से होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट और बिजनेस एक साथ काम कर रहे होते हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C यानी कि बिजनेस टू सिटीजन। एंड गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज इंफॉर्मेशन, अब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकती है, एजुकेशन को यूटिलाइज कर सकती है, एंड कम्युनिकेशन यानी कि IEC स्ट्रेटजीज टू प्रमोट इंक्लूसिव मार्केटिंग, ताकि मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। जैसे आजकल क्या है, आजकल तो मार्केटिंग काफी इजी हो गई है, पहले काफी टफ हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, है ना, मतलब अगर मैं पास्ट 2 डिकेड्स की बात करूँ उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आजकल तो मेटा सर्विसेज हैं, आजकल लोग जो है न्यूज़पेपर में ऐड नहीं छपाते जल्दी, है ना, टीवी पे नहीं करवाते, कहाँ पे करवाते हैं, मेटा सर्विसेज यानी कि फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, है ना। तो यहाँ पे ऐड जो है वो रन करवाते हैं, जिसके जरिए जो है कहीं ना कहीं पैसा जनरेट करते हैं या फिर मार्केटिंग के जरिए अपने कस्टमर्स को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये एक तरीका हो गया। अब ये एक एडवांस तरीका है और इसमें कुछ करना भी नहीं होता, क्योंकि जो यूट्यूब है या फिर जो मेटा है, चाहे वो फेसबुक है ना, तो इनका अपना क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, जिसके जरिए जो है वो ऐड जो है उन्हीं पब्लिक को दिखाते हैं जिनको उन चीजों की नीड है ना। सबने देखा होगा आजकल क्या हो गया, आप कुछ भी सर्च करो किसी भी ऐप पे, जनरली आपको उसके ऐड शो होने शुरू हो जाएंगे, है ना, कि भाई वो चीजें चीप रेट पे मिल रही है, ताकि क्योंकि अब जो है एल्गोरिथम पूरा इस तरीके से काम करता है, सब कुछ कंट्रोल्ड वे में है, यानी कि प्राइवेसी तो फोन के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, एल्गोरिथम की वजह से ही होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पॉइंट पे आता है कि देखो हम किसकी बात करें, कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बहुत से बिजनेस हैं उनकी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अब बात है बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल भाई, क्योंकि बिजनेस कहाँ काम करता है, सोसाइटी के अंदर, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं वो भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो कोई भी बिजनेस सोसाइटी को हार्म करके ज्यादा लॉन्ग टर्म में टिक नहीं सकता, ठीक है, बिजनेस के अंदर। तो इसलिए कॉर्पोरेट की ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कुछ पैसा जो है वो ऐसी स्कीम्स की तरफ लगाए जहां पे सोसाइटी की डेवलपमेंट हो और इंडिविजुअल लोगों की डेवलपमेंट हो, एक तो तरीका हो गया। दूसरा, पॉल्यूशन वगैरह ना करे, है ना, कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, तो और जहां पे लाइसेंस चाहिए वहां पे लाइसेंस ले, ठीक है, कोई भी इलीगल काम ना करे। तो ये सब बनती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट बिजनेसेस की, किसके प्रति, सोशल लाइफ के प्रति या फिर लोगों के प्रति, है ना। तो अगर ये सब नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं फिर सोसाइटी है उस बिजनेस के खिलाफ हो जाएंगे और बिजनेस को बैन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके बाद आखिरी जो टॉपिक आता हुआ था, स्ट्रेटजीज फॉर इंप्लीमेंटेशन। ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए हमें सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट आता है रिसोर्स एलोकेशन, हमें रिसोर्स एलोकेट करने चाहिए, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है, यानी कि रिसोर्सेज जो भी हैं उस पे सबका हक है, सबका हिस्सा है, तो सबको मिलना चाहिए। सिंपल सा मतलब है रिसोर्स एलोकेशन का, यानी कि इनइक्वालिटी ना हो, और इनइक्वालिटी हो भी तो बहुत बड़े लेवल पे ना हो। जैसे इंडिया में है कि 20% रिसोर्सेज 80% लोगों के पास है, ठीक है, और बाकी बचे हुए 80% रिसोर्सेज मात्र 20% लोगों के पास है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ पॉवर्टी। तो अगर हम जो है प्रॉपर रिसोर्स तक यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम जो है कहीं मतलब ये
काफ़ी ज़रूरी है, एसेंशियल है फॉर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके, इक्विटी एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे डेवलपमेंट भी कर सके। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ की स्ट्रेटजी फॉर इंप्लीमेंटिंग एन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है पीडीएस। पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, चलो मैं बताता हूँ, हर चीज़ कहाँ आप गूगल करते घूमोगे। पीडीएस हमारा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे हम वो नहीं बोलते राशनिंग सिस्टम, की गवर्नमेंट जो है उन लोगों को भी राशन, मतलब उन लोगों को राशन देती है जो लोग राशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी कि जो बीपीएल से नीचे हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान, यानी कि अपने बेसिक नीड्स फुलफिल करने तक के पैसा नहीं है, तो उनको फ्री में राशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फ्री में या फिर कुछ नॉमिनल अमाउंट में राशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, ताकि उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाए, भूखा ना सोना पड़े अकॉर्डिंग टू, और ये राशन सिस्टम भी होता है अकॉर्डिंग टू फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, यूनी सबको सेम मिल रहा है, फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट किसका, रिसोर्स एलोकेशन का। तो उम्मीद है रिसोर्स एलोकेशन आपको समझ में आ गया है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन जब तक नहीं होगा पॉवर्टी, क्योंकि देखो पॉवर्टी का दो ही कारण है। एक तो पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण क्या है, इनइक्वालिटी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ कुछ लोगों ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, है ना, और मुट्ठी बंद कर रखी है अपनी, और जो बाकी लोग हैं वो बिना रिसोर्सेज के जिंदा हैं। ठीक है, तो अगर वो रिसोर्सेज जो है थोड़े थोड़े के समय बढ़ जाए तो क्या कोई बेचारा कोई क्या गरीब रहेगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई सबकी जो है, सबके पास वो इक्वल इनकम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, अगर सबके पास इक्वल इनकम हो गई तो सब डिमांड करेंगे, प्राइस वापस बढ़ जाएंगे। लेकिन हम जो है कम से कम जो बेचारे बिल्कुल पुअर है, या फिर जिनके पास अपने बेसिक नीड्स या फिर एसेंशियल नीड्स कंप्लीट करने के पैसे नहीं है, उनके पास उतने पैसे तो हो सकते हैं ना कि जिसके जरिए उनके सर पर छत आ जाए। ठीक है, उनके पास खाने की रोटी हो, पहनने के कपड़े हो, वो सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पर। दूसरा जो पॉइंट बनता है स्ट्रेटेजी का, वो बनता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा भाई तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, गरीबी रहेगी। क्योंकि भाई काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, गरीबी रहेगी। तो वही है, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी मनरेगा। मनरेगा की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, जहां पे गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि या तो हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, उन लोगों ने जो लोग काम करना चाहते हैं, और अगर हम रोजगार नहीं दिला पा रहे तो आपको 100 दिन की वेजेस एडवांस में पे की जाएगी, है ना, ताकि आप जो है अपनी फैमिली का गुजारा चला पाओ। ठीक है, तो ये चीज गवर्नमेंट करती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी चलाई, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को, भाई कंट्री के अंदर दिक्कत रहेगी। जैसे अब इंडिया में देखो, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, क्योंकि और अभी इतनी ज़्यादा, सोचो फ्यूचर में कितनी होगी। क्योंकि इंडिया में देखो, अगर आप ध्यान से समझो, अपने आसपास की फैमिलीज को देख लेना जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हर एक फैमिली में ना 5-6 मेंबर्स हैं, लेकिन काम करने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 1 या 2 लोग हैं। एक ही लोग है जनरली, 2 तो है भी नहीं 5 बंदों की फैमिली में, तो फैमिली कहाँ से ग्रो करेगी? ठीक है, उसकी अब वो जो जितना पैसा आएगा उस घर में, वो सबका हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पे बढ़ जाएगा फैमिली मेंबर्स के बीच में। और अगर यही उस फैमिली में अगर 2 या 2 से 3 लोग काम कर रहे होते और सिर्फ 2 लोग डिपेंडेंट्स होते, ठीक है, तो क्या होता? वो फैमिली तेजी से ग्रो कर जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको जॉब मिल ही नहीं रही है, इसलिए वो जो 1% भी है ना, उसके ऊपर ही बर्डन बहुत ज्यादा है, उसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है ज्यादा पैसे के लिए। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। तो वो चीजें वो अपनी मर्जी से यूं भी नहीं कि वो आराम भी कर ले, कहीं घूमने भी चला जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता है घूमने गया भाई मैं अकेले कमाने वाला हूँ, यहाँ पे सैलरी कमाएगी तुम गुजारा नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है स्किल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, स्किल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कि भाई लोगों को स्किलफुल बनाना होगा, लोगों को एसेट्स में चेंज करना होगा, और वो जब होगा जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, है ना, तो तब वो पॉसिबल है कि वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पर्सन बन पाएंगे और उन्हें जॉब मिल पाएगी। फोर्थ पॉइंट है एग्रीकल्चर। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं एग्रीकल्चर पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ, हमने पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर रीड किया था चैप्टर नंबर 3 में। तो एग्रीकल्चर इज अ सेंट्रल पिलर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। हम जानते हैं भाई जो एग्रीकल्चर है वो सेंट्रल पिलर इंक्लूसिव ग्रोथ का, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनस्किल्ड वर्कफोर्स। यही नहीं, ये जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है किसको? अनस्किल्ड वर्कफोर्स को। मतलब वो लोग जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं। भाई खेती बाड़ी वही लोग तो नहीं जिनके कोई भी एजुकेशन नहीं, उसके लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए? ठीक है, एंड सस्टेनेंस टू द पॉपुलेशन। लेकिन दिक्कत क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ना बहुत कम है एग्रीकल्चर की। यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, अगर उसको टोटल नंबर ऑफ जितने लोग इन्वॉल्व उसमें डिवाइड करते हैं तो बहुत कम पैसा आ रहा है लोगों के पास एग्रीकल्चर के जरिए भी। यानी कि लोग जो है वो एग्रीकल्चर में परेशान हो रहे हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं एग्रीकल्चर में, हमने बीच में पढ़ा था जमींदारी सिस्टम, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, सुसाइड कर लेते हैं फार्मर्स, और कई बार क्या होता है फेमाइंस वजह से, वो फेमाइंस की वजह से जो उनकी खेती है वो बर्बाद हो जाती है। तो उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है वो भी डिस्ट्रेस में रहते हैं,
है ना, वो बेचारे परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कई बार वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी ना प्रॉपर वे नहीं बना रखा हमने, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका नहीं बना रखा एग्रीकल्चर भी करने का। इसका जो एक पॉइंट यहाँ पे और भी है, तो गवर्नमेंट नीड टू 5 की एरियाज टू अनलॉक एग्रीकल्चरल ग्रोथ। गवर्नमेंट को यहाँ पे जरूरी है कि वो 5 की एरियाज पे फोकस करे टू अनलॉक एग्रीकल्चरल ग्रोथ। कौन कौन से हैं वो? एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर कि लोग जो है वो इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर की तरफ। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, है ना, जैसे मैंने ऊपर पढ़ा था ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये बनता है कि भाई मशीनरी वगैरह उन्हें प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, इक्विपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट मिलती रहे, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमने अगले पॉइंट पे बात करी। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो अलग अलग एरियाज हैं, हर जगह खेती हो, अलग क्रॉप्स की खेती हो, ये ना हो सब एक ही खेत की सब एक ही किस्म की खेती कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, एक अनाज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, दूसरी कम हो जाएगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर यूज करने का भी सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज किया, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो जमीन जो है वो क्या, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में आप उस लेवल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो फर्टिलाइजर भी सोच समझ के यूज करना होता है, ठीक है। इससे बढ़िया मैन्योर ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इतना ग्रो हो कि जो भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व भी हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कम से कम उन्हें सही और बढ़िया पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके जरिए जो है वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की वीडियो। अगली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्यों फिर बोल रहा हूँ, अगली वीडियो में बात करेंगे चैलेंजेस। चैलेंजेस वाली वीडियो में हर एक चैप्टर की बनाता आया हूँ, तो चैलेंजेस वाली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होने दे रहे। चैलेंजेस और इश्यूज वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स लेनी है वो इस नंबर पर नोट्स ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि चैलेंज एंड इश्यूज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।